नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात की शहरी विकास योजना और राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वे शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में आज गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत भारत का डिप्लोमेटिक प्रहार जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क में प्रमुख थिंक टैंक, अकादमिक नेताओं और मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। इस बातचीत में प्रतिनिधिमंडल ने दृढ़ता के साथ भारत के आतंकवाद से लड़ने के संकल्प को रेखांकित किया। पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर लोगों को मारने का उद्देश्य एक ही था कि पूरा हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान में बंट जाए और दंगा भड़क जाए, लेकिन भारत की जागरूक जनता ने उसको विफल कर दिया। पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं और उनकी प्रगति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने निर्दोष नागरिकों की निर्दयतापूर्वक हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया में ज़ुब्लिजाना में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने ज़ुब्लिजाना में स्लोवेनिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के महासचिव बारबरा ज़्वोकेलज के साथ बैठक की। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर पहुंचा। सिंगापुर में प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के मंत्रियों, संसद सदस्यों, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। इससे पहले ये दल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। दक्षिण कोरिया में दल ने सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के भारत के सिद्धांत को व्यक्त किया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कांगो में भारतीय समुदाय से संवाद किया। कतर ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया। इस समय एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कतर के दौरे पर है। कतर से ये दल आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगा। कतर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से बातचीत की। वहीं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद एक घिनौना कैंसर है जिसको पूरी दुनिया से अलग करना, उसको नेस्तनाबूद करना जरूरी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। मिस्री 29 मई तक वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मिस्री वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विक्रम मिस्री की यात्रा इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद हो रही है, जब दोनों पक्षों ने 21वीं सदी के लिए भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट का शुभारंभ किया था।
राष्ट्रपति भवन में आज शाम पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। आज 68 पद्म विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए 139 व्यक्तियों का चयन किया गया था। पुरस्कार वितरण समारोह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में बीती 28 अप्रैल को 71 विभूतियों को सम्मानित किया गया था। बाकी बचे हुए 68 पद्म विजेताओं को आज दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज मुंबई के माधवबाग में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वें वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। बाद में गृह मंत्री मुंबई विश्वविद्यालय जाएंगे और सर कावसजी जहांगीर सभागृह में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती की पूर्व संध्या पर विशेष व्याख्यान समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च का उद्घाटन भी करेंगे। मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों समेत सोमवार को मानसून मध्य महाराष्ट्र पहुंचा, जिसके बाद राज्य के कई एक इलाकों में आसमान से आफत की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरह से ठप पड़ गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। इस बीच गुजरात के सूरत में भी रात में भारी बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित रहा। दक्षिण पश्चिम राज्यों में मानसून आने से राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिन उत्तर भारत में गरज के साथ मध्यम बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 26 मई से 1 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना। आत्मनिर्भर भारत के तहत देशी विकसित उच्च रिजोल्यूशन ग्लोबल फोरकास्ट मॉडल को लॉन्च किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम को लॉन्च किया। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने 19 मई से 25 मई 2025 के बीच मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त अभियान चलाए। इन अभियानों में पहाड़ी और घाटी आधारित उग्रवादी समूहों के 13 कैडरों को पकड़ा गया और 23 हथियार, ग्रेनेड, गोला बारूद और अन्य युद्ध संबंधी सामान को बरामद किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत सभी ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से है प्रतिबद्ध। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली स्थित उनके स्मारक शांतिवन में पुष्पांजलि अर्पित की। रविवार को केरल के अलापुझा के पास एक लाइबेरियाई कंटेनर पोत MSCELSA-3 डूब गया। पोत के डूबने के कुछ ही घंटों के भीतर आईसीजी निगरानी विमान ने साइट पर तेल के रिसाव का पता लगाया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी गुजरने वाले जहाजों को डायवर्ट कर दिया गया। नाविकों को तैरते हुए मलबे और संभावित नेविगेशन खतरों के कारण सावधानी से नेविगेट करने की चेतावनी दी गई। पंचकूला के सेक्टर 27 में सोमवार रात विचलित कर देने वाली घटना हुई है। कर्ज तले दबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी और 2 बेटी और 1 बेटे शामिल हैं।
पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया। आत्महत्या के मामले पर डीसीपी पंचकूला हिमाद्री कौशिक ने बताया, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आत्महत्या का ही मामला है। मामले की गहन जांच की जाएगी। मृतकों की पहचान हो गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। दादी, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता बढ़कर 10 मिलियन पहुंच गई है और ये पहली बार है जब देश के किसी पोर्ट ने ये क्षमता हासिल की है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ग्रामीण स्तर तक विकास को साकार करना होगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, जिसे हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। और इस संकल्प के साथ शुरुआत हुई PAI 2.0 राष्ट्रीय लेखशाला की। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के मध्यम उद्यमों को अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास इंजन में बदलने के लिए एक व्यापक 6 सूत्री रोड मैप पेश किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मेरठ साउथ नमो भारत स्टेशन की छत पर 717 किलोवाट पीक क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। ये पहल NCRTC के स्टेशनों, डिपो और सब स्टेशन को सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्रों में बदलने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस संयंत्र में कुल 1304 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 550 वाट पीक है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में लाभार्थियों के लिए स्टाइपेंड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारत के दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने पर निवेशक मार्क मोबियस ने कहा कि ये सही नीति और दूरदर्शी नजरिए का परिणाम। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि भारत की सरकारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आने वाले 1 और 2 वर्षों में मजबूत ग्रोथ दिखेगी और ये देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगी। भारत के पारंपरिक PC बाजार डेस्कटॉप, नोटबुक और वर्क स्टेशन में 2025 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें 3.3 मिलियन यूनिट शिप किए गए हैं। भारत में ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री के लीडर्स को उम्मीद है कि 2027 तक एजेंटिक AI अपनाने में 383% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के नागरिकों से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 28 मई को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय हितधारक बैठक में डाक पैटर्न के बारे में उपभोक्ताओं की चिंताओं को संबोधित करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य भ्रामक उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन की चुनौती से निपटने के लिए और अधिक प्रभावशाली समाधान तलाशना है। भारत ने ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रासीलिया में
9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित सभी ब्रिक्स के सदस्य देशों के उद्योग मंत्री और प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में अपनाए गए संयुक्त घोषणा पत्र में तेजी से हो रहे वैश्विक बदलावों के बीच खुले, निष्पक्ष और लचीले वैश्विक माहौल को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक लचीलापन बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। इस दौरान ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब का शुभारंभ भी किया गया। ये ब्रिक्स देशों के लिए पहला समर्पित मंच है जिसका उद्देश्य सीमा पार सहयोग को बढ़ाना और सदस्य देशों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। भारत ने राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ सतत विकास के प्रमुख चालकों के रूप में उद्योग 4.0 के तहत नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। देश में जितनी भी एमएसएमई कंपनियां हैं उसमें मध्यम दर्जे के उद्योगों की संख्या सिर्फ 0.3% है, लेकिन यही मध्यम उद्योग देश के कुल एक्सपोर्ट्स में 40% का योगदान देते हैं। देश के खनन और निर्माण उपकरण क्षेत्र के अगले 5 वर्षों में बढ़कर $45 अरब के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। नोएडा मेट्रो के विस्तार को लेकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समक्ष ग्रेटर नोएडा डिपो से बोडाकी तक प्रस्तावित मेट्रो रूट का प्रेजेंटेशन पेश किया गया। महंगाई दर कम होने से भारत में परिवारों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। HSBC रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक अन्न भंडारों में स्टॉक होने, मानसून की अनुकूल बारिश होने की संभावना के साथ खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने की संभावना है, जिससे क्रय शक्ति में होगा सुधार। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने KAL पंजाब प्रांत के अधिकारियों को तेजी से फैल रहे भिक्षावृत्ति माफिया पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रांत में भिक्षावृत्ति पर अंकुश नहीं लगा पाने पर प्रांतीय सरकार की भी आलोचना की है। प्रांतीय सरकार के कैबिनेट डिवीजन ने हाल ही में भिक्षावृत्ति विरोधी कानून को मंजूरी दी है, जिससे ये पूरे पंजाब प्रांत में गैर जमानती अपराध बन गया है। वहीं इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश किए गए अमेरिका के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नया सीज फायर और बंधक समझौता किसी भी इजरायली सरकार के लिए अस्वीकार्य है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल केवल बंधकों की रिहाई के बदले में अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत होगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि युद्ध केवल तभी समाप्त हो सकता है जब हमास का सफाया हो जाए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनियों ने अपने मृतकों के लिए शोक मनाया क्योंकि इजरायली हमलों में हताहत हुए लोगों को गाजा शहर के एक अस्पताल में पहुंचाया गया। सोमवार को गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 45 लोग मारे गए। यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले को टालने के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में उछाल देखने को मिला। वहीं यूरो की कीमत भी डॉलर के मुकाबले चढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से $3 अरब का अनुदान वापस लेने और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक स्कूलों को देने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्जीनिया के एक पूर्व शेरिफ को क्षमादान दे दिया, जिस पर पिछले साल संघीय रिश्वतखोरी के आरोप में दोषी ठहराया गया था, जिससे अधिकारी को जेल जाने से बचाया जा सका। FBI 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में कोकीन के मिलने के मामले और 2022 के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक और लीक मामले की जांच शुरू करेगी। प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब का जश्न मना रहे लिवरपूल के प्रशंसकों की परेड के दौरान एक कार ने भीड़ को कुचल दिया, जिससे 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लिवरपूल की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट और जूम जैसे विदेशी सेवा देने वाली कंपनियों पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि देश में इससे जुड़े सॉफ्टवेयर विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। क्रेमलिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के क्रेजी वाले बयान पर कहा कि उनका ये बयान संभवतः भावनात्मक अतिरेक के कारण है। साथ साथ क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन शांति वार्ता शुरू करने में सहायता के लिए अमेरिकी नेता को धन्यवाद दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को चक्कर आने के कारण मेडिकल नोट में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई और आराम करने के लिए कहा गया है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने देश के दक्षिणी हिस्से में आए बवंडर से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इक्वाडोर के तटीय शहर एस्मेराल्डास में देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में ईंधन तेल टैंक में आग लग गई। सरकारी तेल कंपनी पेट्रो इक्वाडोर और देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया और इसके साथ साथ 19 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच लखनऊ में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खाते में 17 अंक है और इस मैच को जीतकर आरसीबी शीर्ष 2 में जगह बना सकती है। लखनऊ की टीम प्लेऑफ के दौर से बाहर हो चुकी है। हालांकि अपने आखिरी मैच में लखनऊ की टीम जीत के साथ अभियान समाप्त करना चाहेगी। भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने जूनियर शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इस पदक के साथ भारत को चीन को पछाड़ते हुए पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीत के साथ शुरुआत की। पहले दौर के मैच में अल्कराज ने इटली के क्वालिफायर को हराया। फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग में इगा श्वानतेक ने पहले दौर की बाधा पार की। श्वानतेक ने पहले दौर में श्रमकोवा को 6-3, 6-3 से हराया। किलियन एम्बापे ने पहली बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने में कामयाबी पाई। एम्बापे ने शनिवार को रियल मैड्रिड के लिए 2 गोल किए थे। ज़ाबी अलांसो को रियल मैड्रिड के नए मैनेजर के रूप में पेश किया गया। अलांसो ने इसे एक नए युग की शुरुआत बताया। गुजरात के दिग्गज बल्लेबाज प्रियांक पांचाल ने सोमवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। प्रियांक पांचाल ने भारतीय ए टीम और गुजरात क्रिकेट टीम की सभी फॉर्मेट में कप्तानी की। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने सौराष्ट्र प्रो T20 लीग की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये एक फ्रेंचाइजी आधारित T20 टूर्नामेंट होगा। सौराष्ट्र प्रो T20 लीग का पहला संस्करण 7 जून से 20 जून तक राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका मकसद सौराष्ट्र क्षेत्र के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों को एक मंच देना। FIH हॉकी प्रो लीग 2024-25 पुरुष वर्ग के यूरोपीय चरण की शुरुआत करते हुए भारतीय टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मजबूती के साथ बनी हुई है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।